सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद पदगामिनी YGCM में हार्दिक स्वागत है। ARDS की जो वीडियो है उसके फर्स्ट पार्ट में हम ARDS की डेफिनेशन, जो लंग इंजरी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्या क्या कोज होते हैं वो सारे कोज, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल सिम्टम्स की 4 स्टेजेस वहां पे हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम ARDS का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्नोसिस। ARDS के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री यानी कि हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसको जो भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लंग इंजरी के कोज पढ़े थे उनमें से कोई डिजीज तो उसको नहीं है, या फिर जो ARDS के सिम्टम्स हैं वो कब हुए हैं, साथ में पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज तो नहीं है, कोई कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है, और बाकी सारी उसकी ड्रग की हिस्ट्री और अदर हिस्ट्री हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट ये सब हम पेशेंट का करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो उसमें ऑस्कल्टेशन करने पे एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी, वहां पे व्हीजिंग मिल सकती है, क्रैकर्स मिल सकते हैं, रेल्स मिल सकते हैं। और जो ARDS का केस होता है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्टली जो टेस्ट कराया जाता है वो है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। उसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट सारे वो टेस्ट हम कराएंगे पेशेंट के ARDS की कंडीशन में। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट हम कराएंगे, क्योंकि हमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लंग इंजरी के कोज हैं उनके बारे में भी जानना है कि किस कोज की वजह से ARDS हो रहा है। तो हम ARDS के तो ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में जो पैथोलॉजिकल डिजीज है उसकी भी हमने ट्रीटमेंट करनी है। उसके साथ ही हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें एबनॉर्मेलिटी जब मिलेगी तो उसको हमें फिर फिगर आउट करने के लिए चेस्ट CT स्कैन करा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे लंग्स का USG भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लड कल्चर, स्पूटम कल्चर, यूरिन एनालिसिस ये सब हम करा सकते हैं। USG होल एब्डोमेन भी करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एब्डोमेन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो उसकी वजह से भी ARDS होता है, तो यहाँ पे USG एब्डोमेन भी करा सकते हैं। और ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम कल्चर और यूरिन एनालिसिस। अदर टेस्ट में क्या करेंगे हम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ARDS है वो क्या होता है, नॉन कार्डियक ओरिजिन का होता है। तो कार्डियक जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, इको करा सकते हैं पेशेंट की इकोकार्डियोग्राम। इको में हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि नॉन कार्डियक ओरिजिन से ARDS ही पेशेंट को हुआ है। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, BNP ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड प्रोटीन टेस्ट हम करा सकते हैं। ये क्या होता है, जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, और वॉल्यूम ओवरलोड जो होता है वो ट्रिगर करता है वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल्स को जब वो ट्रिगर करता है तो वेंट्रिकल्स रिलीज कराते हैं BNP को। और जो BNP है अगर इसकी वैल्यू ब्लड में 400 पिकोग्राम पर ml से ज्यादा है तो वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो है कंडीशन वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। तो ये सारे यहाँ पे क्राइटेरिया हम करवा सकते हैं। जो चेस्ट एक्सरे या चेस्ट एक्सरे जो होगा उसमें हमें क्या मिलेगा, पेशेंट को ओपेसिटीज मिलेंगी, बायलेटरल ओपेसिटीज, और उनको व्हाइट आउट भी बोलते हैं हम। तो ये हमें दिखाई देंगे वहां पे, और वहां पे कोई कार्डियक कोज हमें नहीं दिखाई देगा। CT स्कैन में भी बायलेटरल कंसोलिडेशन पेशेंट को देखने को मिलेगी, ओपेसिटीज देखने को मिलेगी, ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज वहां पे देखने को मिलेगी। जो लंग्स USG कराया जाता है उसमें हम क्या देखते हैं, कंसोलिडेशन, एटिलेक्टेसिस और B लाइंस दिखाई देती हैं, यानी कि बीमिंग ऑफ द लाइट फ्लो लेफ्ट टू राइट वहां पे दिखाई देगी, जिसे B लाइंस कहते हैं। तो वो भी ARDS के केस में हमें देखने को मिलती है। और ARDS को डायग्नोस करने के लिए बर्लिन डेफिनेशन होती है 2012 में जो बताई गई थी। बर्लिन डेफिनेशन उससे पहले 1994 में प्रपोज की गई AECC क्लासिफिकेशन है, जो आज के टाइम में अभी यूज नहीं होता है। तो जो बर्लिन क्राइटेरिया है, बर्लिन डेफिनेशन है, इसके बेस पे हम ARDS को डिफाइन करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ARDS है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। फर्स्टली है ऑनसेट। तो ऑनसेट में क्या है, जो सिम्टम्स है वो एक्यूट ऑनसेट होता है सिम्टम्स का। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है उसके जो सिम्टम्स है इनिशियल कोज के लेस देन ए वीक के अंदर वो सिम्टम्स प्रेजेंट हो जाते हैं।
और क्या है, यहाँ पे एक्सरे एबनॉर्मेलिटीज, एक्सरे में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बायोलिटरल ओपेसिटीज ऑन एक्सरे और सीटी स्कैन, ये क्या होंगे, नॉट एट्रीब्यूटेड टू प्लूरल इफ्यूजन होना चाहिए, एटिलेक्टेसिस मिल सकता है और न्यूट्रल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, यानी कि जो ये रेस्पिरेटरी फेलियर जो पेशेंट को मिलेगा वो हार्ट फेलियर या वो वॉल्यूम ओवरलोड से एट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन कार्डियक ओरिजिन का ही जो होगा वो एआरडीएस होगा, कार्डियक ओरिजिन का जो होगा वो एआरडीएस की कैटेगरी में यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पेशेंट की ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन देखने के लिए पी बाई एफ रेशियो हम यहाँ पे कराते हैं। पी बाई एफ रेशियो क्या है, पी से क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और एफ से क्या है जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है। तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की कैटेगरी में। अब एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, मान लो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 है, अब वो रूम जो नॉर्मल रूम एयर है उस पर इंस्पायर कर रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड जो एयर है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन वो कितनी होगी, 21% होगी, तो उसकी फ्रैक्शन है वो 21% की फ्रैक्शन 0.21 हो जाएगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.21 कितना होगा, अराउंड 476 आएगा, जो क्या है गुड पी बाई एफ रेशियो है। तो इसी तरीके से अगर जो है ये फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर एआरडीएस की कंडीशन में ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हम जब इसको अलग अलग हम इसको निकालेंगे पेशेंट की, तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन को डिनोट करेगी। अगर इसकी वैल्यू 201 to 300 mmHg है तो ये क्या आएगा, माइल्ड एआरडीएस की कंडीशन होगी। 101 to 200 mmHg के बीच में जब होगा तो मॉडरेट एआरडीएस की कंडीशन होगी, एंड लेस देन 100 mmHg होगा तो सीवियर एआरडीएस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन में क्या है कि एडिशनल हमें स्टडीज करानी है यहाँ पे, जिससे हम रूल आउट कर सकें कि जो कार्डियोजेनिक एडिमा तो पेशेंट को नहीं है, तो उसके लिए है जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पेशेंट की इको कराएंगे, बीएनपी टेस्ट कराएंगे, इको से और बीएनपी से हम एक्सक्लूड करेंगे हार्ट फेलियर को। इसके अलावा जो एआरडीएस है उसको डायग्नोसिस करने के लिए इन्वेजिव टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। इन्वेजिव जो टेक्निक है उसमें है स्वान गन्स कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेशेंट में। ये क्या होती है, बहुत डायग्नोस्टिक होता है, लेकिन ये क्या है इन्वेजिव है, डायग्नोसिस इससे बहुत अच्छे से एआरडीएस का कर सकते हैं। तो स्वान गन्स कैथेटर में क्या होता है, जब हम वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम से होते हुए अप टू पल्मोनरी आर्टरीज, तो ये क्या करता है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके प्रेशर को मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और अगर ये प्रेशर लेस देन 18 है तो इसका मतलब है कि ये जो एआरडीएस है वो नॉन कार्डियोजेनिक ओरिजिन से हुआ है। तो इसीलिए जो इन्वेजिव टेक्निक है वो कौन सी है, स्वान गन्स कैथेटर, इसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट जब पेशेंट का कराएंगे तो एक्सरे चेस्ट में बायलेटरल प्रीडोमिनेंटली पेरिफेरल समवट एसिमेट्रिकल कंसोलिडेशन विद एयर ब्रोंकोग्राम्स, तो यहाँ पे डिफ्यूज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स पेशेंट में देखने को मिलेगी। सीटी स्कैन हम कराएंगे तो सीटी स्कैन में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूज ओपेसिफिकेशन मिलेगा, डेंस कंसोलिडेशन इन द डिपेंडेंट रीजन्स, वाइड स्प्रेड ग्राउंड ग्लास एटेन्युएशन मिलेगा, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेगी, हाइपर एक्सपेंडेड लंग पेरेन्काइमा मिलेगी नॉन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग्स में। तो यहाँ पे ओपेसिटीज, कंसोलिडेशन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज सीटी स्कैन में पेशेंट को देखने को मिलेगी। अब हम एआरडीएस की मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जो एआरडीएस है उसको मैनेज जब हम करते हैं, या फिर जो भी इसके कोजेज में हमने कंडीशन पढ़ी उनको भी जब हम मैनेज करते हैं, तो हमें अपने ये माइंड में ये रखना है कि उन कंडीशंस में भी एआरडीएस डेवलप हो सकता है, तो उनको हमें सीरियसली लेके कंसंट्रेशन से उनको मैनेज करना है, क्योंकि उस कंडीशन में भी क्या होता है, अगर पेशेंट को एआरडीएस डेवलप हो गया तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो जो एआरडीएस है वो हमेशा माइंड में होना चाहिए whenever dealing with any of the disease mentioned in its causes। और हम जो एआरडीएस है उसकी जब सस्पेक्ट हो जाता है कि ये जो पेशेंट है वो एआरडीएस का हो सकता है, तो उसको हमें तुरंत हॉस्पिटल रेफर करना है, और हॉस्पिटल भी ऐसा सेटअप जहाँ पे आईसीयू सेटअप हो,
क्योंकि जो ARDS है इसकी मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है, 50 to 60% होती है, और ये डिपेंड करती है कि डिजीज की कितनी सीवियरिटी है और मैनेजमेंट कितनी एफिकेसी मैनेजमेंट की है, कि मैनेजमेंट को पेशेंट कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। और कोई भी स्पेसिफिक फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन अब तक ऐसी डिक्लेयर नहीं हुई है जो ये कह सके कि जो ARDS के आउटकम है वो उनको सिग्निफिकेंटली अल्टर कर रही हो। तो इसीलिए जो ARDS है उसको मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। ARDS की जो कंडीशन होती है उसमें हमने मेनली क्या हमने देखना है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, तो ऑक्सीजन को मेंटेन करके रखना है, उसका परफ्यूजन प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशन परफ्यूजन प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है उनको हमने ठीक करना है। साथ ही जो अंडरलाइन पैथोलॉजी है उसकी ट्रीटमेंट भी इसमें हम चलाते हैं। तो फर्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिवर्सल ऑफ हाइपोक्सीमिया। यहाँ पे ARDS की जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बर्लिन डेफिनेशन के थ्रू। अगर माइल्ड ARDS की कंडीशन है और जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसको नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे डालते हैं, यानी कि रिवर्सल ऑफ हाइपोक्सीमिया। मेनली तो हमने क्या करना है, जो हाइपोक्सीमिया है उसको रिवर्स करना है, और उसको रिवर्स करने के लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 55 to 60 के बीच में मैनेज करके रखना है। मेनली ट्रीटमेंट का एम क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करना, प्रोवाइडिंग ब्रीदिंग सपोर्ट, और जो अंडरलाइन कोज है उसको हमने ट्रीट करना है। तो हाइपोक्सीमिया को रिवर्स करेंगे, ऑक्सीजनेशन हम वन एंड अदर फॉर्म में ऑक्सीजनेशन पेशेंट को देना ही देना है। अर्लीस्ट स्टेज पे क्या होगा, एडमिनिस्टर कर सकते हैं 100% ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर माइल्ड ARDS की कंडीशन है और जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। उसके लिए हम ऑप्टीफ्लो या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन जो है हम वो पेशेंट को देंगे, और इससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं ऑक्सीजन के फ्लो को। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में हम बाईपैप और सीपैप का यूज कर सकते हैं, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये सब क्या करेंगे, पेशेंट को कुछ प्रेशर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। ये पीप प्रोवाइड करते हैं, पीप यानी कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन को भी ये इम्प्रूव करते हैं। तो माइल्ड ARDS की कंडीशन थी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट था, तो उसमें हमने क्या किया, नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया पेशेंट को। इन सब करने के बाद भी अगर पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता है, तो फर्दर उसको हमें इंटुबेशन पे डालना पड़ता है। जैसे ये कंडीशन एडवांस होगी, इंटुबेशन पे डाल के पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंडीशन कब डेवलप होती है, जब बर्लिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में पेशेंट होता है और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट होता है, तो उस टाइम पे भी हम उसको इंटुबेट करते हैं। या फिर जो माइल्ड ARDS का पेशेंट है वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड ना करके फर्दर एडवांसमेंट में चला गया है, तो उसको भी हमें इंटुबेट करना है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए जो इंडिकेशन है वो क्या होंगी, वेन एवर द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट इज ग्रेटर देन 35 पर मिनट, जो वाइटल कैपेसिटी है यानी कि पेशेंट जितने जो एयर है, जितने वॉल्यूम है एयर की वो इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, वो वाइटल कैपेसिटी होती है। जो वाइटल कैपेसिटी है वो लेस देन 15 ml पर kg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 50 mmHg विद पेशेंट ब्रीदिंग 100% ऑक्सीजन, और जो pH है पेशेंट की वो लेस देन 7.25 है। जब ये हमें कंडीशंस मिलेंगी तो हमें ये सोचना है कि जो पेशेंट है उसको अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए भी सेवरल फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, और पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसे हम पीप कहते हैं। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है जो पीप के साथ है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंड स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि जो पीप है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, वो जो एल्वेलाई है उनकी वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, डायमीटर को इंक्रीज करती है, और जो एल्वेलाई है, जो स्मॉल एयरवेज है उनके कोलैप्स को ये प्रिवेंट करती है। एडिशनली पीप क्या करता है, जो फ्लूइड होता है और जो एयर पैसेज को रोक रहा होता है उस फ्लूइड को भी ये शिफ्ट कराता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम पेशेंट को
प्रोवाइड करा सकते हैं। वेंटिलेशन की कंडीशन में हमने क्या ध्यान रखना है? वेंटिलेशन के टाइम पे लो टाइडल वॉल्यूम जो है पेशेंट की वेंटिलेटर पे उसको हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो टाइडल वॉल्यूम है जब वो हाई हो जाती है तो एल्वेलाई जो है वो रप्चर कर सकती है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है 4 to 6 cc पर केजी बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है। यानी कि अगर 70 केजी के अराउंड अगर कोई पेशेंट है तो अराउंड 350 ml के अराउंड जो है टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करके रखना है। हाई टाइडल वॉल्यूम क्या करेगा? ये जो वॉल्यूम ट्रोमा या फिर बैरोट्रोमा जो है वो खोज करा सकता है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो एल्वेलाई क्या हो जाएंगी? उन पे प्रेशर आ जाएगा, इसीलिए एल्वेलाई जो है वो रप्चर कर सकती है। इसीलिए लो टाइडल वॉल्यूम पे पेशेंट को मेंटेन करके रखना है। और इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जब कई बार क्या होता है लो टाइडल वॉल्यूम पे हम पेशेंट को मेंटेन करके रखते हैं तो जो CO2 है वो कम अमाउंट में बाहर निकल पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीएच है वो प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकती है। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम पेशेंट को परमिसिव हाइपर कैपनिया की कंडीशन जिसे बोलते हैं, यानी कि हम अलाउ करते हैं CO2 के लेवल को रेज करना, क्योंकि लो टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करना वहां पे ज्यादा जरूरी होता है। मेंटेन ए पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी कि पीप मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे भी जो बाईपैप जो टेक्निक है नॉन इन्वेजिव के कंडीशन में वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट बताई गई है, क्योंकि बाईपैप में क्या होता है, ये इंस्पिरेटरी एयरवे प्रेशर भी कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में इंस्पिरेटरी एयरवे प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है, साथ में एक्सपिरेटरी एयरवे प्रेशर भी यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। इसीलिए जो बाईपैप है वो गुड है। वो क्या करता है, ब्रीथिंग वर्क को कम करता है, जो प्रेशर सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है वो भी वहां पे प्रोवाइड करता है। प्रोन वेंटिलेशन करा सकते हैं हम पेशेंट को। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो ARDS की कंडीशन है उसमें हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का स्पेशली ध्यान रखना है। साथ ही क्योंकि इसमें अगर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी वो भी डेंजरस हो सकती है, और अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो वो भी यहाँ पे डेंजरस हो सकता है। तो हम फ्लूइड थेरेपी जब देते हैं, अगर फ्लूइड ओवरलोड होने लगता है तो डायूरेटिक्स भी वहां पे पेशेंट को देने पड़ते हैं। और सेंट्रल हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी साथ में पेशेंट की करनी होती है ARDS को ट्रीट करते टाइम। एल्ब्यूमिन सॉल्यूशंस भी फ्लूइड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में यूज करे गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं कहीं भी बताया गया कि जो एल्ब्यूमिन सॉल्यूशंस का यूज है वो ARDS की कंडीशन को रिवर्स करने में या अल्टर करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। तो इसीलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते टाइम खास तौर पे हमें ध्यान रखना है कि ना तो पेशेंट में हाइपोवोलेमिया होना चाहिए और ना ही फ्लूइड ओवरलोड होना चाहिए। प्रोन पोजीशन में क्या करते हैं, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो डिपेंडेंट पार्ट में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाती है, इसीलिए जो प्रोन पोजीशनिंग पेशेंट की यहाँ पे कराते हैं। प्रोन पोजीशनिंग में क्या करता है, पेशेंट को उल्टा करके हम लिटाते हैं ऑन देयर स्टमक, जिससे वो ब्रीदिंग उसकी बेटर हो जाती है। और ये क्या करता है, ये जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ये वेंटिलेटर जो इंड्यूस लंग इंजरी है उसको रिड्यूस करता है, लंग कंप्रेशन को कम करता है, और मोर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे प्रोन पोजीशन में हो जाता है। पेशेंट का हार्ट फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो डिलीवरी है बॉडी में वो इंप्रूव हो जाती है, और जो ड्रेनेज है सिक्रेशंस की, जो डिजीज जो लंग है वहां पे जो सिक्रेशंस हो रही है उनकी ड्रेनेज भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो इसीलिए ARDS की कंडीशन में प्रोन पोजीशनिंग भी बेटर रहती है, और लेटरल साइड भी पेशेंट को हम लेटाते हैं कई कंडीशंस में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि पेशेंट जो ARDS के होते हैं उसमें क्या होता है, कैटाबोलिक जो है प्रोसीजर वो चल रहा होता है, तो साथ में एनाबोलिज्म के लिए पेशेंट को जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट यहाँ पे देना होता है। तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए जो है इंट्रल या पेरेंटल रूट से जो है हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। स्टार्टिंग में 25 ml पर हावर से हम देते हैं, फिर उसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट्स को दे सकते हैं। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन, ये क्या करते हैं, ये जो है पल्मोनरी जो वेसल्स हैं उनको वेसोडाइलेटर इफेक्ट यहाँ पे इनका देखने को मिलता है, जो कुछ हद तक ARDS के केस में हेल्प करता है।
बीटा 2 एगोनिस्ट और साल्बुटामोल, इनका क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी और साइटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इनकी देखने को मिलती हैं, तो ये ड्रग्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एक्सटेंसिवली ट्राई किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि स्पेसिफिक ये पाया गया है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी हद तक एआरडीएस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट थेरेपी भी पेशेंट, जैसे कि जो सर्फेक्टेंट लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है, तो एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट थेरेपी भी यहाँ पे बताई गई है कुछ पेशेंट्स में देने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसमें हमें सिम्टोमेटिक पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है, जो भी कंडीशन वहां पे डेवलप हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टार्टिंग में जब हमें ये नहीं पता होता कि किस जो पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू में हम स्टार्ट कर देते हैं। तो लेटर फेज में क्या होता है, जब जो इन्फेक्शन की इंडिकेशंस है जब वो मोर क्लियर हो जाती है, अप्रोप्रिएट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो हमें गाइड करते हैं कि अब हमें क्या एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग कोज, जो भी मेनली कोज रहा है एआरडीएस का, उस प्रेसिपिटेटिंग कोज की ट्रीटमेंट भी साथ में करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो एआरडीएस की जो कंडीशन है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड न्यूमोथोरेक्स। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो एआरडीएस के केस में देखने को मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।